हेलो। इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के सेकंड ऑर्गन के विषय में, और वह ऑर्गन है द लेजिस्लेचर, जिसे हिंदी में विधान पालिका अथवा विधायिका या व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। विधान पालिका या व्यवस्थापिका, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यवस्था बनाने का काम करती है, यह कानून बनाने का काम करती है, विधि निर्माण इसका मुख्य कार्य है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, और उन 3 अंगों में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का नाम आता है। लेजिस्लेचर को भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में इसे कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस उसको कहाँ कहते हैं? यूएस में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट कहते हैं इसको यूके में। अगर हम किसी और दूसरे देश की बात करें, तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ इसको नेशनल असेंबली कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। रूस में इसे ड्यूमा कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं। लेजिस्लेचर, जिसे विधान पालिका के नाम से जाना जाता है, विधान पालिका, ठीक है, ये एक सदनीय और द्विसदनीय दो तरह की हो सकती है, एक सदनीय और द्विसदनीय, ठीक है, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। Unicameral legislature means a legislature having only one house is called unicameral legislature। ऐसी विधान पालिका जिसका केवल एक ही हाउस होता है, एक ही सदन होता है, उसे हम एक सदनीय विधान पालिका कहते हैं। और द्विसदनीय विधान पालिका, जैसे नाम से स्पष्ट है, वह विधान पालिका जिसके 2 सदन होते हैं, वह द्विसदनीय विधान पालिका कहलाती है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं भारत के विषय में, इंडिया के विषय में। तो इंडियन लेजिस्लेचर इज नोन एज पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, और इसको हम इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र किया, तो ये एग्जीक्यूटिव में हमने पीछे जैसे कि पढ़ा था, ये एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है ऑन द टॉप, उसके बाद उसकी सलाह के लिए प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद होती है। लेजिस्लेचर में इंडियन पार्लियामेंट है, और इंडियन पार्लियामेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 में इसका एक प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 79 says that there shall be parliament that consists राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। इस तरह से इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरह से भारतीय जो संसद है, जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दिस इज इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, ठीक है। और ये भारतीय संसद कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, ओके। और इस संसद
के 3 अंग होते हैं। कितने अंग हैं इसके? 3 अंग हैं। पहला है राज्यसभा, प्लस दूसरा है लोकसभा, और प्लस तीसरा है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन्स, 3 पार्ट्स जो पार्लियामेंट को बनाते हैं। 3 पार्ट्स को मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है। ना तो अपने आप में लोकसभा पार्लियामेंट है, ना राज्यसभा पार्लियामेंट है, और ना प्रेसिडेंट अपने आप में पार्लियामेंट है। तीनों मिलकर के पार्लियामेंट है। तो इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है, द्विसदनीय है। अगर हम बात करें हाउस की तो हाउस 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर हम बात करते हैं अंगों की तो अंग 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में दोनों मिलकर के कानून बनाने का काम करते हैं। कानून बनाने के बाद फिर अंतिम रूप से वह कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसकी रचना के बारे में। रचना का मतलब है कि वही जैसे पीछे डिस्कस किया, तो इसके अंग 3 है, अंग 3 है इसके, लेकिन सदन 2 हैं, हाउस 2 हैं। ठीक है, और ये हाउस है राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर? राज्यसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग सदन हैं, दोनों की अपनी अलग अलग व्यवस्था है, और दोनों के अपने अलग नियम हैं। दोनों के सदस्य अलग हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के नहीं हैं, जो राज्यसभा के हैं वो लोकसभा के नहीं हैं। दोनों हाउसों में या दोनों सदनों में व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पर सभापति हैं, जिनको स्पीकर के नाम से और सभापति के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अलावा राज्यसभा और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, 250। ठीक है, और लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 जमा 2 यानी 552 हो सकते हैं इसके अधिकतम सदस्य। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत। ठीक उसी तरह से राज्यसभा में भी 250 में से 238 निर्वाचित हो सकते हैं अधिकतम, और 12 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 निर्वाचित हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत हैं। ठीक है, इन 233 सदस्यों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। निर्वाचन का मतलब है चुनाव, और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली हो सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों होता है? क्योंकि जनता इन्हें सीधे नहीं चुनती, बल्कि ये जनता के दूसरे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात इनका चुनाव एमएलएस करते हैं। एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य में विधानसभा होती है, और उस राज्य के विधानसभा के सदस्य अपने राज्य से कुछ राज्यसभा के लिए सदस्य चुनकर भेजते हैं। तो एमएलए को जनता चुनती है। एमएलए को कौन चुनती है? पीपल, जनता। और जनता के चुने हुए एमएलए चुनते हैं फिर राज्यसभा के सदस्यों को। तो इस तरह से
राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब है कि ये सदस्य, इन्हें नॉमिनेट कौन करता है, प्रश्न उठता है। इन्हें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? यह व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का मतलब यहाँ स्थानीय जगह से नहीं है, बल्कि अपने अपनी जो उनकी प्रतिभा है, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो कला है, चाहे वो खेल है, चाहे वो पत्रकारिता है। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज कल्याण है, विज्ञान है। इनमें महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करके भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर विशेषज्ञ लोगों की उपस्थिति रह सके। वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड्स के, वो वहाँ हो सके, और जब कोई कानून बने तो उस पर वो अपनी राय दे सकें और अपनी राय दे करके उस कानून को और बेहतर बना सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ पर 12 सदस्यों को मनोनीत करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जरूरी नहीं है कि उनमें कोई वैज्ञानिक चुन के आ जाएगा, या कोई बहुत बड़ा कलाकार चुन के आ जाएगा, या बहुत बड़ा कोई साहित्यकार चुन के आ जाएगा। वो तो जनता की मर्जी है किसको चुन के भेजेगी। लेकिन इस बैलेंस को बनाने के लिए कि राज्यसभा, जिसको वयोवृद्धों का या फिर विशेषज्ञों का या फिर ज्ञानियों का हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें ऐसे लोग भी हों जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हों, एक्सपर्ट्स हों। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? 552। इन 552 में से 550 निर्वाचित हो सकते हैं, और प्लस दो कौन? मनोनीत हो सकते हैं। वही जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, यहाँ भी लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। और इनको भी मनोनीत कौन करता है? इन्हें भी प्रेसिडेंट ही मनोनीत करता है, राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। क्लियर? अब ये 2 सदस्य कौन होते हैं? ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय। ये एंग्लो इंडियन समुदाय क्या है? एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब वे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, परंतु उनके जो फादर्स हैं, उनकी जो मदर है वो इंडियन थी, लेकिन जो फादर थे वो यूरोपियन थे। ठीक है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है, और उनको भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 543 जमा 2, ठीक है। 543 जमा 2 का मतलब है कि 543 निर्वाचित हैं, चुने हुए हैं, और 2 मनोनीत। लेकिन वर्तमान में मनोनीत सदस्य लोकसभा में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन 543 सदस्यों में ही एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मौजूद हैं। वो 2 तभी मनोनीत किए जाएंगे जब 543 में से कोई भी सदस्य चुन करके नहीं आएगा, एंग्लो इंडियन समुदाय से चुन करके नहीं आएगा, तब उनको मनोनीत कर देते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो वर्तमान में 543 सदस्य ही हैं, ठीक है। अब ये चुने हुए सदस्य हैं, तो उनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव जनता करती है। ये सीधे दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, सीधे किया जाता है। जनता चुनाव करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर जाती है, मतदान केंद्र में जाकर ईवीएम पर अपना बटन दबाती है। जिस भी प्रत्याशी, जिस भी उम्मीदवार को वो पसंद करते हैं, तो उसके सामने वाला बटन दबा करके उसे अपना मत और उसे अपना वोट दे देते हैं, और जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिल जाती है वो जीत जाता है, जनता का प्रतिनिधि बन जाता है।
तो ये एक निर्वाचन की प्रक्रिया है। अब वोट कौन डालता है? वोट भारत का प्रत्येक वह नागरिक वोट डालता है जिसका नाम मतदान सूची में शामिल है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, वह वोट डालता है। अब वोट कौन डाल सकता है? हर वह 18 वर्ष का व्यक्ति, भारत का नागरिक, ठीक है, जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वह भारत का नागरिक है, तो वो मतदाता बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। इससे पहले भारत का वोटर की जो आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसे 52वें संशोधन द्वारा, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा घटा करके कितनी कर दी गई? उसे घटा करके नीचे लिया है। ठीक है, सॉरी, 61वें संशोधन द्वारा, इट वाज 61st अमेंडमेंट, जिसके द्वारा उसे घटाया गया और अब 18 साल ये आयु है। 18 साल का कोई भी युवा, चाहे वो महिला है या पुरुष है, यानी लड़का या लड़की, बिना किसी लिंग भेद के भारत का नागरिक है, तो वह भारत का मतदाता बन सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाई इस सदन में व्यवस्था कैसे बनती है। ठीक है, अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो अलग अलग बात करेंगे लोकसभा की और राज्यसभा की। तो पहले बात करेंगे हम राज्यसभा की। राज्यसभा के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, खास विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता तो यह है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। यह निरंतर स्थिति में रहता है, अस्तित्व में रहता है। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता। हाँ, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ऐसा प्रावधान है। 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स। जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष के बाद वो रिटायर होते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और परंतु इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों के बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इस सदन को चलाने के लिए पदाधिकारी भी होते हैं। राज्यसभा का एक पदेन सभापति होता है, और वो पदेन सभापति कौन होता है? वो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम यही है कि वो राज्यसभा की राज्यसभा की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यही उसकी ड्यूटी है उपराष्ट्रपति के रूप में। क्लियर? तो वो पदेन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक वाइस चेयरमैन भी राज्यसभा के लिए चुना जाता है। अभी वाइस चेयरमैन कौन होता है? इसको हम उपसभापति कहते हैं। उपसभापति की नियुक्ति राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को करते हैं। उपसभापति की जो चयन है, जो चुनाव है, वो राज्यसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक को चुनते हैं। तो इस तरह से उपसभापति और सभापति मिलकर के राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर? सदन में व्यवस्था बना के रखते हैं, शांति बना के रखते हैं, और सदन के सदस्यों को नंबर वाइज बारी बारी से
बोलने की अनुमति देते हैं, उन्हें सवाल या प्रश्न पूछने का मौका देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं जिन्हें सभापति राज्यसभा में करता है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा के विषय में। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा की बैठक सुचारू रूप से चले, उनमें कोई बाधा ना आए, विघ्न ना आए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है और उसको हम स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं इसे और स्पीकर भी कहते हैं। क्लियर? स्पीकर कौन हो सकता है? लोकसभा के सदस्य ही आप अपने में से किसी एक सदस्य को स्पीकर चुनते हैं। ठीक है, स्पीकर की सहायता के लिए भी यहां भी एक डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर। ये डिप्टी स्पीकर का काम क्या है? वही काम है जो राज्यसभा में उपसभापति का है। यानी कि जब सदन के अंदर लोकसभा में स्पीकर महोदय उपस्थित नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। क्लियर? वाइस डिप्टी स्पीकर कंडक्ट्स द मीटिंग्स ऑफ द हाउस प्रॉपरली, ये उसका काम है। सदन के अंदर व्यवस्था बना के रखना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम है। सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, ठीक है, और उन्हें सवाल पूछने की अनुमति देना, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो सदन में फिर बैठक नहीं हो सकती, सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ कोई किसी की बात सुनेगा नहीं और सब इस तरह से वहाँ अव्यवस्था होगी, हल्ला गुल्ला होगा, वहाँ पे शोर शराबा होगा और सदन जो है एक तरह से धराशायी हो जाएगा। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि जैसे राज्यसभा के बारे में बताया गया था कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बट लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस एंड इट कैन बी डिसॉल्व। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, ठीक है, और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी 5 साल के लिए चुनाव होता है लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और इसे भंग करने की सिफारिश कौन करता है? इसे भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री महोदय करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसा संविधान में प्रावधान है। क्लियर? लोकसभा को संसद का निचला सदन या निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन, अपर हाउस कहते हैं। क्लियर? तो ये संसद से संबंधित, राज्यसभा और लोकसभा की रचना से संबंधित महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे संसद की शक्तियों के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सब टॉपिक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। सो लेट्स डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। संसद की शक्तियों को हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं ताकि इसकी शक्तियों को और इसके कार्यों को आसानी से समझा जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद की शक्तियों को 5 या 6 भागों में हम बांट सकते हैं। क्लियर? पहला है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। दूसरा है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स और फाइनेंशियल कंट्रोल। क्लियर? नंबर 3 एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी नियंत्रण। चौथा है चुनाव संबंधी कार्य। 5वां है न्यायिक कार्य और 6ठा है संविधान में संशोधन, अर्थात संशोधन संबंधी कार्य। तो इन कार्यों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट एक्शन, दैट इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन. लेजिस्लेटिव फंक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है. विधायी शक्तियां का मतलब है कि विधि निर्माण का कार्य संसद के लोग को ही करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संविधान निर्माण, कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को सौंपता है. ठीक है. तो संसद अपने दोनों सदनों के द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करता है और चर्चा उपरांत एक तरह से फिर उस पर मतदान की जाती है किसी बिल के ऊपर, विधेयक के ऊपर, और वो विधेयक पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है. तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है. क्लियर? बहुत सारे कानून देश में बनते आए हैं, बनते रहे हैं. संविधान भी अपने आप में सर्वोच्च कानून होता है. ठीक है. और संविधान के बाद फिर संविधान की जो मूल भावना है, संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ और नियमों उपनियमों की ज़रूरत होती है जो समय समय पर बनाए जाते हैं. क्लियर? तो उदाहरण के तौर पर बहुत सारे अभी हाल ही में कई कानून सरकार ने पास किए हैं. जैसे 3 तलाक वाला मामला हो, जीएसटी का कानून हो, ठीक है, धारा 370 को हटाने का एक कानून हो. तो ये सारी जो कानून हैं ये संसद के द्वारा ही किए गए हैं. इसके साथ ही विधायी, अगर हम शक्तियों की बात कर रहे हैं तो विधायी शक्तियों में राज्यसभा और लोकसभा को लगभग बराबर की शक्ति है, लेकिन लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं. क्योंकि जो राज्यसभा है यह किसी भी कानून को, अब कानून 2 तरह के होते हैं. जो विधेयक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं. एक विधेयक होता है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा होता है मनी बिल. क्लियर? मनी बिल जो है वह है जिसमें धन संबंधी किसी आमदनी या खर्चे का जिक्र हो, ऐसा विधेयक धन विधेयक कहलाता है. साधारण विधेयक तो राज्यसभा में जब पेश होता है और पास होने के लिए जाता है तो वो उसे 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है. ठीक है, उसे पास होने से 6 महीने तक रोक सकती है. क्लियर? लेकिन जो धन विधेयक है, मनी बिल है, इसे राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है. 14 दिन के अंदर अंदर यदि या तो इसे राज्यसभा पास कर दे, नहीं तो वो कानून, वो बिल पास माना जाएगा और लोकसभा उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देगी. तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि कानून बनाने के मामले में ज़्यादा शक्तियाँ लोकसभा के पास हैं. ठीक है. मान लीजिए अगर दोनों में, राज्यसभा लोकसभा में, किसी मामले पर, साधारण विधेयक पर खास तौर से कोई टकराव हो जाता है और राज्यसभा उस कानून को के ऊपर चर्चा तो कर रही है लेकिन उसे पास नहीं कर रही है. ठीक है. तो फिर क्या होता है? फिर स्पीकर फिर स्पीकर को अधिकार है कि वो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है. ज्वाइंट सेशन. ठीक है. किसी विधेयक पर अगर टसल है तो ये राष्ट्रपति को अधिकार, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है. अब जब ज्वाइंट सेशन का मतलब है कि दोनों सदन एक जगह बैठ करके चर्चा करेंगे और मतदान करेंगे और मतदान के बाद जो निर्णय होगा वो मान लिया जाएगा. अब यहाँ इस मतदान की जब बात आएगी तो यहाँ भी लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है क्योंकि उसके पास संख्या बल ज़्यादा है. उसके पास 543 सदस्य हैं तो राज्यसभा के पास 245 सदस्य ही हैं. तो इस तरह से लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा as far as the legislative powers are concerned. Another most important function of parliament is the financial control. What is the financial control? Financial control का मतलब ये हुआ कि संसद की स्वीकृति के बिना
सरकार के खजाने से एक सिंगल पैसा भी, सिंगल पेनी भी खर्च नहीं हो सकती। ठीक है। किसी भी सरकार का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री महोदय अपने अपने विभागों से संबंधित जो खर्चा है उसे सदन के सामने रखते हैं और सदन फिर उस खर्चे को पास करता है। ठीक है, उसकी स्वीकृति देता है। यदि स्वीकृति उसने दे दी तो ठीक है, और स्वीकृति नहीं दी तो वो खर्चा नहीं किया जा सकता। तो कोई भी खर्चा है तो सदन की स्वीकृति लेनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही संसद हर साल बजट पास करती है। बजट का मतलब है आमदनी और खर्चे का ब्यौरा। वो सदन के अंदर कार्यपालिका रखती है। कार्यपालिका मतलब जो है मंत्री परिषद, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं और वो बजट पेश करने के साथ बताते हैं कि हमारी भावी आमदनियां ये होंगी भविष्य में, आने वाले साल में, और ये हमारे खर्चे होंगे। संसद में दोनों सदनों में बारी बारी से उसमें चर्चा होती है और सदन में फिर दोनों सदनों में मतदान के द्वारा उस बजट को पास किया जाता है। इसके साथ ही अगला कार्य है कार्यकारी नियंत्रण। कार्यकारी नियंत्रण पर चर्चा करने से पहले एक और बात वित्तीय नियंत्रण के बारे में कर लेते हैं कि वित्तीय नियंत्रण की जब बात चल रही है तो वित्तीय नियंत्रण का जो कार्य है यह संसद अपने दो महत्वपूर्ण समितियों के माध्यम से करती है। एक तो है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, और दूसरी होती है एस्टीमेट कमेटी, ईसी एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, तो एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनके माध्यम से पार्लियामेंट वित्त के ऊपर नियंत्रण रखती है कि कहीं कोई उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई गबन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। यह देखना भी संसद की जिम्मेदारी है और संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, संसद की सहायता के लिए एक और महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, उसको हम कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये कैग, और ये सदन में हर साल अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं सरकार की आय और व्यय के बारे में। ठीक है, जो कि सरकार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा नियंत्रण का काम करता है, अंकुश का काम करता है, यानी कि सरकार को मनमानी करने से रोक देता है कि सरकार अपनी मर्जी से खर्चा करेगी या मर्जी से टैक्स लगाएगी, ऐसा नहीं कर सकती। टैक्स भी सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जिसे संसद ना चाहे। ठीक है, तो संसद टैक्स नहीं लगाती है, किसी भी टैक्स को वो काट सकती है, घटा सकती है, उसे कम कर सकती है, उसे या फिर कुछ हटा भी सकती है। टैक्स लगाने का काम कार्यपालिका का है, मंत्री का है, वित्त मंत्री का है, लेकिन अगर संसद उस टैक्स को पसंद नहीं करती है तो वो उसे हटा भी सकती है। अगला कार्य है कार्यकारी नियंत्रण। कार्यकारी नियंत्रण का मतलब है कि संसद कार्यपालिका के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कंट्रोल, चेक, नियंत्रण करती है, ताकि कार्यकारी अर्थात प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद मनमानी ना करें। यह कार्यकारी नियंत्रण किस तरह से होता है? यह कार्यकारी नियंत्रण संसद की कार्रवाइयों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। संसद में जब संसद की कार्रवाई एक साल में दो सेशन होने बहुत जरूरी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, संविधान में लिखा हुआ है कि संसद के एक साल में 2 सेशन होने बहुत ज़रूरी हैं। संसद की जो मीटिंग है वो 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए नहीं स्थगित की जा सकती। 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होनी ज़रूरी है। तो इसलिए जब मीटिंग होती है, सदन की सेशन होता है, सत्र होता है, तो उसमें क्वेश्चन आवर होता है। बहुत इन द वेरी बिगिनिंग देयर इज़ क्वेश्चन आवर, जो 11 बजे से 12 बजे तक के लिए होता है। 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल। उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार से।
दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस, जिसमें सरकार को लिखित जवाब देना पड़ता है, किसी में ओरल मौखिक जवाब देना पड़ता है। कोई भी सदस्य सरकार से, किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है कि आपके मंत्रालय संबंधित ये मामला है, आपने इसमें क्या कार्रवाई की और अब तक कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की। तो इस तरह की बातें करके संसद कार्यपालिका के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है, ठीक है। और संसद की कार्रवाई अब लाइव टेलीकास्ट होती है, जनता भी देखती है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं, और जनता को लगता है कि मंत्री तो कोई खास जवाब ही नहीं दे रहे, इसका मतलब मंत्री सही नहीं है, तो उस सरकार की छवि खराब होती है और फिर उसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से कार्यपालिका के ऊपर संसद बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण लगाती है, कंट्रोल लगाती है, चेक लगाती है, क्लियर, सवाल पूछ करके। फिर इसके अलावा सदगन प्रस्ताव पेश करके, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करके, और बहुत इम्पोर्टेंट, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। सदन का कोई भी सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि सरकार के विरुद्ध एक तरह से चार्जशीट पेश की जाती है और ये लिखा जाता है कि सरकार अपने उत्तरदायित्वों, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हुई है, और अब इस सदन का इस सरकार में, ना इसके मंत्रियों में, ना इस प्रधानमंत्री में कोई विश्वास नहीं रहा, अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस। जैसे ही एज सून एज नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, द एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स, उसके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी को रिजाइन करना पड़ता है, हैज टू रिजाइन। तो ये देखिए किस तरह से संसद को कार्यपालिका के ऊपर, कार्यकारी के ऊपर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति दी गई है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है चुनावी कार्य, इलेक्शन, इलेक्टोरल फंक्शंस। पार्लियामेंट परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस आल्सो। ये चुनावी कार्य क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि संसद अपने सदन के स्पीकर, लोकसभा अपने सदन के स्पीकर को चुनती है, डिप्टी स्पीकर को चुनती है, राज्यसभा अपने उपसभापति को चुनती है, उसके चुनावी कार्य हैं। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण चुनाव संसद करती है, संसद के सदस्य जिसमें भाग लेते हैं, वो है राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से संसद चुनावी कार्यों को भी संपन्न करती है। पांचवा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्य, न्यायिक फंक्शंस। भाई न्यायिक कार्य तो न्यायपालिका को दिए गए हैं, फिर ये संसद के पास न्यायिक कार्य कौन से आ गए? नो, पार्लियामेंट ऑल्सो हैव जुडिशियल फंक्शंस। और ये जुडिशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? ये जुडिशियल फंक्शंस खासतौर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस, अदर जजेस के खिलाफ सदन के अंदर जो इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, चार्जशीट पेश की जाती है, उस चार्जशीट पर सदन के अंदर ही चर्चा होती है, बहस होती है, मतदान होता है, और फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार भी संसद को ही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को भी हटाने का निर्णय कौन देता है? पार्लियामेंट देती है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, इम्पीचमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, और इस महाभियोग के द्वारा एक चार्जशीट होती है, ये महाभियोग, कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर विरोध आ रही है तो राष्ट्रपति के खिलाफ ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने कदाचार किया है, अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया है, और इसलिए राष्ट्रपति को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है।
फिर उसके ऊपर जो खिलाफ जो चार्ज लगाए गए हैं उनकी जांच पड़ताल सब पार्लियामेंट में ही होती है, पार्लियामेंट ही करती है। तो इस तरह से देखिए कितने महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य संसद करती है। तो संसद कुछ न्यायिक कार्य भी करती है। इसके अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन का मतलब है संविधान में कोई बदलाव करना, कोई चेंज करना, ठीक है। एडिशन और डिलीशन, कुछ चीज़ उसमें एडिट करना, कुछ चीज़ ऐड करना, या उसमें से कुछ चीज़ को हटाना। संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। बहुत सारी संविधान में बदलाव किए गए हैं 1950 से लेकर के आज तक। 100 से अधिक संशोधन संविधान में हो चुके हैं। मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस, ठीक है। अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ वो धारा 370 को लेकर हुआ था, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के दो उपबंधों को हटा दिया गया। आर्टिकल 370 के उपबंध 2 और 3 को हटा दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 370 कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ओके। तो ये जो संविधान से 370 के कुछ उपबंध 2 और 3 हटाए गए हैं, इसको संशोधन कहते हैं। इसी को संशोधन कहते हैं। संविधान में कोई नई चीज जोड़ना या उसमें से कुछ हटाना संशोधन कहलाता है। तो ये संविधान में अगर कोई चीज हटाना है या जोड़ना है तो ये एक जिम्मेदारी और ये कार्य भी, ये शक्ति भी संसद की ही है। तो ये संशोधन करने का अधिकार संसद को कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। Under Article 368, it has been provided that the Parliament has the powers to amend the Constitution, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट के विषय में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। इतना ज़्यादा यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको समय पर नए वीडियोस की सूचना मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।